नमस्कार, मीडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। देश में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस संसद में लगातार कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस इस समय सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और हाल ही के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद अब राज्यसभा में भी कांग्रेस के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। जहां एक तरफ राज्यसभा में बीजेपी सदस्यों की संख्या अब 100 के पार पहुंच गई है और अब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं रह जाएगा। आने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद ऊपरी सदन में कांग्रेस के नंबर्स और कम हो जाएंगे। पिछले महीने राज्यसभा में कांग्रेस के 33 सांसद थे। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्यसभा में कांग्रेस के इतने कम सांसद रह गए हों। ए.के. एंटनी समेत 4 सदस्य रिटायर हो चुके हैं। जून और जुलाई में 9 और सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। रिटायर होने वालों में पी चिदंबरम, अंबिका सोनी, जयराम रमेश और कपिल सिब्बल भी शामिल हैं। पंजाब में सरकार जाने से भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है और इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। इसी तरह कांग्रेस का हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से लोकसभा में भी कोई प्रतिनिधि नहीं है। बताते चले कि कांग्रेस के कुल 53 लोकसभा सदस्यों में से 28 दक्षिण भारत से हैं, केरल से 15, तमिलनाडु से 8, तेलंगाना से 3, कर्नाटक और पुडुचेरी से एक है। उत्तर भारत में सिर्फ पंजाब से पार्टी के पास 8 सांसद हैं। कांग्रेस के पास असम से 3 और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से 2 सांसद हैं। कई राज्यों में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सांसद है और इन राज्यों में यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, गोवा और मेघालय हैं। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में पहली बार कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर हुई है। 17 राज्यों में पार्टी का कोई सांसद नहीं है और इसी के साथ अब अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस इस समय अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 5 राज्यों के विधानसभा अगर चुनावों का हम जिक्र कर ले तो उनमें क्या हालात कांग्रेस के रहे हैं वो सभी के सामने थे। हालांकि खुद कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी, उन्होंने पूरी कोशिश की पार्टी की बागडोर संभालने की लेकिन नतीजा क्या रहा वो सभी के सामने था। तो अब हाल ही में जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, राज्यसभा में भी कह सकते हैं कि अब ये दायरा सिमटता जा रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए अरविंद जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। अरविंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज मिल रही है। अरविंद जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि जिस तरह से अब कांग्रेस का दायरा लगभग सिमटता हुआ नजर आ रहा है, हर राज्य की अगर हम बात कर लें या फिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक बार फिर याद कर ले, तो जिस तरह से करारी हार का कांग्रेस को सामना करना पड़ा, मंथन का दौर जारी रहा, कोशिशें रही कि कहां पर कमी है उनमें सुधार करने की कोशिश की जाए, लेकिन अब जिस तरह से राज्यसभा में भी कांग्रेस पहली बार कमजोर होती नजर आ रही है, 17 राज्यों में पार्टी का कोई सांसद नहीं है, कैसे इसे आप देखते हैं? देखिए, राज्यसभा का जो पूरा का पूरा समीकरण है वो राज्यों में किसी भी पार्टी के शक्ति समीकरण क्या बनते हैं इस पर निर्भर करता है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के ही सबसे ज्यादा सांसद रहे हैं 2017 तक। और 1984 की अगर बात करें, जब सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस जीती थी,
उस समय राज्यसभा में जो कांग्रेस की जो सदस्यता थी वो 153 थी, और तब बीजेपी के पास केवल 8 MP थे, 8 मेंबर्स थे जो है, और उससे बड़ी पार्टी जनता पार्टी थी जिसके पास 9 मेंबर्स थे जो है। जी। तो उसके बाद 1998 आ गया। 1998 में कांग्रेस घट करके आ गई जो है 83 पर और बीजेपी 45 पर। और फरवरी 2014 में भी कांग्रेस के पास 72 मेंबर्स थे। स्टेट के जो समीकरण बनते हैं उसी पर जो है राज्यसभा का संख्या बल बनता है। तो अभी जो आप 72 मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं टोटल, ठीक है ना जी। तो उसमें आज के तारीख की अगर आप बात करते हैं तो आज इस समय 30 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 101 बीजेपी के पास हो गई हैं, ठीक है ना जी। तो ये जो समीकरण है निश्चित तौर पर उसमें कमजोर हुई है, लेकिन सेकंड जो है नंबर पर अभी भी राज्यसभा के समीकरणों में कांग्रेस है, मौजूद है। और जो सेकंड नंबर पर है लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का है। तो यहाँ जो है अपर हाउस देखिए सत्ता में बनाने बिगाड़ने का काम नहीं करता। अपर हाउस का एक अपना अलग नजरिया है और ये बेसिकली डिबेट का हाउस है। और मुझे लगता है कि उसमें जो कांग्रेस को पॉलिटिक्स करने के लिए, कांग्रेस को जनता की बातों को रखने भर के लिए मौका यहाँ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, क्योंकि कमजोर क्या, राज्य में अगर आप कमजोर होंगे तो राज्यसभा में कमजोर होंगे ना। वो तो एक सीधा सा समीकरण है। इसीलिए अरविंद जी मैंने कहा कि अब दायरा सिमटने लगा है कांग्रेस का, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं 17 राज्यों में दायरा तो नहीं, दायरा तो आप ये कह सकते हैं कि तेलुगु देशम का, अकाली दल का और इनका सिमटने लगा है जो नहीं, लेकिन अरविंद जी जो अभी हालात देश भर में हो गए हैं, क्योंकि आप ही ने अभी जिक्र किया, बताया कि किस तरह से कांग्रेस शुरुआत से चलती आ रही है, लेकिन एक समय ऐसा था कि देश भर में सभी राज्यों में करीब करीब कांग्रेस का परचम लहरा रहा था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। तमाम कोशिशों के बाद भी अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया, उनमें किस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रियंका गांधी ने हालांकि खुद इनिशिएटिव लेते हुए कोशिश की कि इस बार जो है पार्टी का अस्तित्व बचाने की जो कोशिश है उनकी वो धरातल पर हो पाए पूरी, लेकिन किस तरह के नतीजे रहे वो किसी से छुपा नहीं है। और इसमें मुझे लगता है कि आप भी इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है अब उसी का नुकसान फ्रंट में आके पार्टी को झेलना पड़ रहा है। देखिए, राजनीति में इस तरह की परिस्थितियां सभी पार्टियों के साथ आई गई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये कांग्रेस के साथ ही ऐसा होता है या हुआ है। जितने भी समीकरण है भारतीय जनता पार्टी के उठा के देख लीजिए ना, लगातार एक बार सत्ता में रहने के बाद लगातार दो बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो आप जरा उस ऑफिस को देखा होता आपने तो आपको अंदाजा लगता। राजनीति में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन राज्यसभा जो है ना वो लोकसभा नहीं है। लोकसभा में सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। राज्यसभा के समीकरण बिल्कुल राज्यों में आपकी क्या संख्या का बल है उस पर डिपेंड करता है। और अभी भी जो अभी बिल्कुल अरविंद जी मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से, लेकिन जो आप संख्या की आप बात कर रहे हैं, अगर किसी भी बिल की वोटिंग का अगर हम जिक्र कर ले तो आपको नहीं लगता कि उस पर इस संख्या का असर पड़ेगा फिर? नहीं तो अभी क्या आपको लगता है क्या 123 सीटें इनके पास आ गई हैं क्या बीजेपी के पास? अरविंद जी अभी संख्या बल के लिए देखिए, संख्या बल के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जिसमें बीजेडी इम्पोर्टेंट है। ये बीजेडी वगैरह जो है मिलजुल करके बिल के लिए तो तब भी वो नहीं है। आप मुझे बताइए क्या जीएसटी का बिल राज्यसभा में नहीं पास हुआ जो है? अरविंद जी भी महत्वपूर्ण 14 के बाद देखिए, 14 के बाद ज्यादातर महत्वपूर्ण बिल जो थे जो भी सरकार पारित कराना चाहती थी, 370 का बिल हो, उसमें किसी में पराजित तो नहीं हुई है ना। लेकिन ये राज्यसभा वो बल है, सत्ता बल है कि जब राजीव गांधी सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आए थे लोकसभा में, तो आपको याद होगा पंचायत राज का बिल गिर गया था जो है उस समय। राज्यसभा में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 39 ईयर तक अपोजिशन का बहुमत रहा है, ठीक है। तो ये जब कांग्रेस का बहुत प्रचंड बहुमत हुआ करता था तो भी उसके लिए जो है यहाँ दिक्कत आती थी। ये राज्यसभा का समीकरण ही अलग है। अपर हाउस के समीकरण से जो है ना उसके संख्या बल को नहीं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि कांग्रेस अगर राज्यों में कमजोर हुई है तो उसका असर तो राज्यसभा पर भी पड़ना है ना, उसमें कोई वो नहीं है। अगर आप उठा के देखेंगे तो जो राज्यसभा का जो 233 मेंबर हैं जो राज्यों और संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल अरविंद जी, इसीलिए समय का भी अभाव है और बिल्कुल हम आपकी बात समझ पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्टेट्स पर जो असर पड़ रहा है कांग्रेस का, उसका सीधा खामियाजा अब राज्यसभा में भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कमजोर वहां पर पार्टी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
लेकिन आपको बता दें कि भले ही कांग्रेस जमीनी स्तर पर अभी भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मंथन का दौर जारी है, जो अंतरकलह है उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अलग अलग राज्यों की अगर हम बात कर ले, जिस तरह से कांग्रेस कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, राज्यसभा में भी इसका असर पड़ा है कांग्रेस पर। पहली बार राज्यसभा में भी कांग्रेस कमजोर पड़ गई है और 17 राज्यों में पार्टी का कोई भी सांसद नहीं है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल चलो अभियान शुरुआत कर रही है और इस अभियान के तहत बच्चों को स्कूल जाने के लिए जागरूक किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती से अभियान की शुरुआत उन्होंने कर दी है। सीएम योगी ने सभी को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2 वर्ष बाद कोरोना जैसी महामारी पर एक प्रकार से प्रभावी अंकुश तात्कालिक दृष्टि लगाने के बाद हम लोग फिर से स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश की अपनी इस भावी पीढ़ी नौनिहाल बच्चों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सब का मैं स्कूल चलो अभियान के अवसर पर हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। हम सब ने विगत 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करते हुए व्यतीत किए। कोरोना में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जान भी और जहान भी बचाने का भरपूर प्रयास किया गया। हर एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके जीवन को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था भी की गई। समाज के प्रत्येक तबके ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है कि भारत किसी भी संकट के समय अपने नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ जब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ता है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। भारत का कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया। कारण है क्योंकि पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा था और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। जिन देशों के पास भारत से अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, वे देश बड़े पैमाने पर मौतों को रोक नहीं पाई कोरोना से, लेकिन भारत सफल रहा। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने परिजनों को, मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को खोया है। लेकिन हम लोग एक महामारी का सामना कर रहे हैं और भाइयों बहनों, इस महामारी से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ, लेकिन स्कूली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित हुई। उस सब के बावजूद जब समाज खड़ा हो जाता है, नेतृत्व के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ता है, तो उसका परिणाम भी हमारे सामने उसी रूप में देखने को मिलता है। आज हम सब यहां पर फिर से 2 वर्ष के बाद स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए 2020 में, अप्रैल 2020 में इस समय लॉकडाउन था, सारी गतिविधियां बंद थी, पूरी तरह गतिविधियां ठप सी हो गई थी और ये लगातार अगले 2-3 महीनों तक चलता रहा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य की स्थिति पर हम जब चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य
और 25 करोड़ की आबादी के राज्य में आज के दिन पर नाम मात्र के कोरोना के एक्टिव केस ही बचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्य द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जाहिर की और दावा किया कि वो आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है उन्हें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती हैं। ये बात सूत्रों ने रविवार को कही। मोदी ने शनिवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने शिविर कार्यालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के अन्य शीर्ष लोग भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो कर्मियों के प्रबंधन की मानसिकता से बाहर निकलकर अधिशेष के प्रबंधन की नई चुनौती का सामना करें। और उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ की नियुक्ति हो गई है। एडीजी नवीन अरोड़ा को यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की कमान सौंप दी गई है। आईपीएस जी के गोस्वामी की जगह नवीन एटीएस का कार्यभार संभालेंगे और इसके अलावा अमिताभ यश के पास से एटीएस के चार्ज को हटा दिया गया है। अब अमिताभ यश एसटीएफ की ही जिम्मेदारी संभालेंगे। और अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे सामान्य स्थिति की तरफ लौटने के साथ देश में बेरोजगारी की दर घट रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है कि देश में बेरोजगारी की दर फरवरी में 8.10% थी, जो मार्च में घटकर 7.6% रह गई है। 2 अप्रैल को यह अनुपात और घटकर 7.5% रह गया। शहरी बेरोजगारी की दर 8.5% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7.1% रही है। सरकार ने कहा है कि बेरोजगारी अनुपात में गिरावट से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च में हरियाणा में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा यानी 26.7% रही है। उसके बाद राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ये 25% रही। बिहार में बेरोजगारी की दर 14.4% और त्रिपुरा में 14.1% है। आगे कश्मीर में निगिन झील में भीषण आग लगने से 7 हाउस बोट जलकर खाक हो गई। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सोमवार सुबह करीब 2:30 बजे लगी इस भीषण आग को पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत बुझाने का अभियान शुरू किया, कोशिश की, लेकिन आग ने 7 हाउस बोट को जला दिया। दमकल और आपातकालीन सेवाओं के अधिकारियों के मुताबिक घटना की खबर मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में अब तक किसी व्यक्ति के घायल होने की कोई खबर नहीं है। हाउस बोट सेडर्स की लकड़ी से बने लग्जरी फ्लोटिंग लॉन्चिंग है। गौरतलब है कि श्रीनगर में डल और निगिन झीलें हनीमून मनाने वालों और पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। आग की घटना में नष्ट हुई हाउस बोट्स में न्यू जर्सी, न्यू महाराजा पैलेस, इंडिया पैलेस, रॉयल पैराडाइज, लिली ऑफ वर्ल्ड, यंग स्विफ्ट और फ्लोरा शामिल हैं। और हर रोज डेवलपमेंट वर्क और कई अन्य कारणों से भारतीय रेलवे सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर देता है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय रेलवे ने आज 143 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया, जबकि 11 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है। इसके अलावा 20 ट्रेनों को डाइवर्ट और 4 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। ऐसे में अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपको पहले ही चेक करना होगा कि जिस गाड़ी से आपको यात्रा करनी है वो कैंसिल या फिर लेट तो नहीं। सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 यानी 139 के जरिए भी ट्रेन से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं। इन ट्रेन में यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों की एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनें और स्पेशल गाड़ियां शामिल हैं। ऐसे में ट्रेन में सफर करने से पहले कैंसिल ट्रेन की लिस्ट आपको जरूर चेक करनी होगी। पिछले कुछ महीनों के दौरान शेयर बाजार भारी बिकवाली का शिकार हो रहा है और औसतन रिटर्न दे पाने में कामयाब हुआ है। हालांकि इस दौरान भी कई स्टॉक्स ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और इन्वेस्टर्स को मल्टीप्लायर रिटर्न दिया है। टाटा समूह की कंपनी का स्टॉक भी इनमें से एक है। हाल ही में एलएसई पर लाइफ टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बनाने वाले स्टॉक ने महज 8 महीने में इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया।
बीते एक साल की बात करें तो इस दौरान टाटा एल्क्स स्टॉक ने 3 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है। एनएसई पर बीते दिनों इस स्टॉक ने 9,420 रुपए का नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। पिछले सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को कारोबार समाप्त होने के बाद ये स्टॉक 8,915 रुपए पर बंद हुआ था। महज 8 महीने पहले यानी 5 अगस्त 2021 को ये स्टॉक 4,264.55 यानी इतने पर रहा था। और इस तरह देखें तो 8 महीनों में स्टॉक ने 109% से ज्यादा की छलांग लगाई है। 8 महीने पहले स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया गया होता तो आज वो डबल से ज्यादा हो जाता। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को अपने पुराने प्लेयर सुरेश रैना की कमी जरूर खल रही होगी। इसका कारण है कि चेन्नई टीम के मौजूदा सीजन में हालात खराब हैं। उसने शुरुआती 3 मैच हारे हैं। रविवार को चेन्नई टीम की रनों के लिहाज से आईपीएल की अपनी दूसरी सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 8 विकेट पर 180 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई टीम 18 ओवर में ही 126 रनों पर सिमट गई। इस तरह चेन्नई टीम 54 रन से ये मैच हार गई। ये आईपीएल में चेन्नई की दूसरी सबसे बड़ी हार रही है। सीएसके की सबसे बड़ी हार 2013 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ रही थी। तब चेन्नई टीम को 60 रन से हार झेलनी पड़ी थी। फैंस को अब डर है कि कहीं चेन्नई टीम की हालत 2020 के आईपीएल सीजन की तरह ना हो जाए। उस सीजन में चेन्नई टीम ने 14 में से सिर्फ 6 मैच जीते थे और नीचे यानी दूसरे 7वें नंबर पर रही थी। और उस सीजन में भी किसी घरेलू वजह से सुरेश रैना आईपीएल में नहीं खेले थे। अब मौजूदा यानी 2022 सीजन के लिए चेन्नई फ्रेंचाइजी ने सुरेश रैना को रिटर्न नहीं किया और ना ही मेगा ऑक्शन में खरीदा। इस बार नीलामी में रैना को कोई खरीदार ही नहीं मिला। अब ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि चेन्नई टीम में रैना बिन सब सुना और सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल भी कहा जाता है। देश में महंगाई का करंट लगातार लोगों को झटके दे रहा है। आज दिल्ली वालों के लिए सीएनजी के दाम फिर बढ़ गए हैं। 2.5 रुपए महंगी सीएनजी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में सीएनजी के प्राइस 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलो है। दिल्ली से सटे नोएडा की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के रेट भी बढ़ गए हैं। नोएडा में बीते 24 घंटों में 2 रुपए 8 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। और अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। देश के शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुणवर्धने ने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने सामूहिक इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया। बहरहाल राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से सरकार द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से निपटे जाने को लेकर मंत्रियों पर जनता का भारी दबाव था। कर्फ्यू के बावजूद शाम को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मिड डे न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। दीजिए इजाजत। नमस्कार।